कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 5 मिनट में आपको लिखवा रहा हूँ, उसके बाद 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पूरा लेसन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा 99%। इसमें आपको ध्यान है 2021, 2022 और 2023 ईयर्स, आपको 3-4 साल के प्रॉफिट दे रखे होते हैं, क्वेश्चन में लिख लो। आपको 3 या 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं और आपको बोलते हैं कि आप 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। आप एक मेरे को दे दो, बाकी इनको दे दो। पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। आप पता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त ध्यान से। पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट आप निकालो, सुनिएगा ध्यान से। और आपको हमने बहुत बताया कि जब आप पिछले 3-4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो उन 3-4 सालों के प्रॉफिट में क्या नहीं होना चाहिए। ध्यान है किसी को? अगर इन 3 सालों के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखा रखा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस। एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल इनकम होगी तो उससे आपका प्रॉफिट, उसको हटाओ। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट, गुडविल कम, तो उसको वापस से ऐड कर दो। और ध्यान है, क्या बताया था, बोलो, प्लस ऑब्लिक, प्लस ऑब्लिक, या मैं लिख ही देता हूं, पता है ध्यान रहेगा आपको। पिछले 3 सालों में अगर कोई गलती हुई तो उसको भी ठीक करोगे या गलत प्रॉफिट से ही गुडविल निकालोगे, बताओ। पिछले 3 साल के जो आप प्रॉफिट ले रहे हो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, उन 3 सालों में अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको ठीक करोगे या चलने दोगे? गलत प्रॉफिट से थोड़ी ना आप गुडविल निकालोगे। पिछले साल आपने कोई गलती कर दी थी, खर्चा कम दिखा दिया पीएनएल में, तो उससे आपका प्रॉफिट, गुडविल थोड़ी ना बनेगी गलती से। खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट, तो उससे गुडविल कम थोड़ी ना होगी। तो अगर आपने इन 3 सालों में कोई गलती करी है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा आपको। एक पॉइंट आता था, किसी को ध्यान हो तो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2022 में आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर दिखा दिया था, ओवर, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो उसको कम करो और अगले साल में प्लस भी होगा। वो इस साल का जो क्लोजिंग है उसको ज्यादा दिखाओगे तो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो कम करो, अगले साल में प्लस। क्यों कर रहा हूं, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा, ओपनिंग को ज्यादा दिखाओगे तो उससे प्रॉफिट, ओपनिंग कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहां खर्चे आते हैं, ओपनिंग कहां आता है, खर्चा वाली साइड में। ओपनिंग को ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ा दो। क्लोजिंग आता है इनकम साइड में, सेल के नीचे, तो इनकम वाली साइड ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कम कर दो। और उल्टा हो जाए, सोचो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, तो कभी लिख दें बाय चांस क्लोजिंग स्टॉक ओवर की जगह अगर मैं अंडर वैल्यू कर दूं तो, अंडर वैल्यू, बता सकता है कोई? 2021 में मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर, कम दिखा दिया था तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्लस, और अगले साल में से माइनस। इस साल का क्लोजिंग ही तो अगले साल का ओपनिंग होगा, क्लोजिंग कम तो प्रॉफिट कम, तो प्लस कर दो, अगले साल में से माइनस कर दो। और क्लोजिंग अंडर वैल्यू, अरे प्रभु, ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा वो बता सकते हो क्या आप? ऊपर वाला पॉइंट तो पूछे नहीं आप। ओवर से ओवर से प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा पता है आपको? वैसे ही अंडर से कम हो जाएगा। यार मैं कह रहा हूँ ना, रिवीजन कराने का हमारा मन ही नहीं होता। रिवीजन ऐसा होता है कि नीचे से खोद के खड्डे में से निकाल के आपको एक एक चीज परोसे वापस से, ये होता है। अरे बेटा, बाकी कुछ बताया नहीं आएगा क्या? जब हम लेसन्स पढ़ाते हैं तब आप लोग सोते रहते हो, तब आते नहीं हो। अब एक एक चीज जब रिवीजन कराएं तो ठोक ठोक के वापस एक एक क्वेश्चन में पढ़ाओ, सारी चीजें वापस से बताओ, ये तकलीफ है सबसे बड़ी। हिंदुस्तान ने रिवीजन भी ऐसे होते हैं, फाड़ के शुरू जीरो से चालू करो पूरा हमारे लिए। पता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट याद है क्या 11th में पढ़ा था? आता था क्या उसके नीचे क्लोजिंग? और ये परचेज है आपकी मानो 6,000 की, तो यहाँ जीपी कितना आएगा बता सकते हो क्या? 11 में से 6 काटोगे तो 5। अब इस क्लोजिंग को अगर मैं गलती से 1000 की जगह 1100 कर दूं तो क्या होगा? चला सकते हो क्या अपना दिमाग खुद का खुद? जिस दिन कॉपी में लिख के देखोगे ना इन चीजों को, अपने आप बना के फ्रेम करके, उस दिन समझ में आएगी चीजें मरते दम तक के लिए। सुनने से कुछ नहीं होता। दिख रहा है कुछ? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, अगर मैं यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 1000 की जगह 1100 दिखा दूं तो उससे क्या होगा?
निकाल लो 10,000 और 1100 कितना होता है इस साइड में 2100, और 2100 में से 6 काटोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,000। 1,000 की जगह 1100 करोगे तो 5100 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लोजिंग को अगर आप ज्यादा दिखाओगे तो आपका जीपी बढ़ जाएगा। क्लोजिंग कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जिस साइड में आप इनकम दिखा रहे हो सेल, और क्लोजिंग को ज्यादा करोगे, ट्रेडिंग में दिखाओगे तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो कम कर दो, अगले साल में प्लस कर दो। और अगर क्लोजिंग को मैं सोचो 1000 की जगह 900 कर दूं तो इससे मेरा प्रॉफिट 5000 की जगह 4900 हो जाएगा, बताए कम हो जाएगा। क्लोजिंग को ज्यादा दिखाओगे, आपकी आंखों के सामने लिख के देखना कभी घर पे, क्लोजिंग एक नॉर्मल अकाउंट बना लेना, सब जीपीपी निकाल लेना, फिर क्लोजिंग को काट के ज्यादा या कम करके देखना जीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस दिन याद रहेगा आपको मरते दम तक के लिए। और अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाता हूँ सपोज 500 रुपए का, सोचो अगर मैं इसको 500 की जगह 600 कर दूं तो ये मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट डालेगा? कम कर देगा। मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो चीजें दिखाते हो उनको ज्यादा दिखाओगे तो उससे आपका जीपी, और ओपनिंग को अगर मैं 500 की जगह 400 कर दूं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा। आप पता है, ध्यान से सुनना, कुछ मत करना, ध्यान से सुनना। ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद एक पॉइंट में लिख रहा हूं, पिछले 3 सालों में अगर आपने कोई गलती करी है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो उसको कम करो, और कोई ऐसी गलती करी है जिससे आपका प्रॉफिट ऐड बैक कर दो। तो देखो बहुत सारी तरीके की गलतियां होती हैं, लेकिन आपके सिर्फ 2 तरीके की गलतियां आती हैं। एक, ध्यान है किसी को, परचेज ऑफ कार इन 2022। 2022 में कार खरीदी थी, रॉन्गली, रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू, रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। बता सकता है कोई? रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। 2022 में कार खरीदी थी, बताएं, कार हमारी होती है असेट, और रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू, चार्ज टू रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर दिया। ये लाइन ही समझ में नहीं आती किसी को। रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू का मतलब क्या होते हैं? रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू का मतलब क्या होते हैं? पता है हमारा साल के एंड में क्या बनता है? ट्रेडिंग और पी एंड एल। यहां पर आती है सारी रिवेन्यूज और यहां पे आते हैं सारे खर्चे। तो चार्ज टू रिवेन्यू, रिवेन्यू में हम क्या दिखाते हैं? सेल, और भी अगर आपकी कोई इनकम है तो। और चार्ज टू रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू के अगेंस्ट। यहां पे दिखा दिया आपने, कार को खर्चे में डाल दिया इधर। चार्ज टू रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू के सामने, रिवेन्यू के अगेंस्ट दिखा दी। तो रिवेन्यूज तो सारी पी एंड एल में आती है, ट्रेडिंग पी एंड एल में। चार्ज टू रिवेन्यू का मतलब पी एंड एल में डाल दिया, कार को खर्चा मान के। कार असेट में आती है कि खर्चा बन के पी एंड एल में जाती है? कार असेट में आती है कि रिवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होती है, खर्चे में जाती है? आपने डाल दी पी एंड एल में, कार को असेट में ना दिखा के खर्चे में डाल दिया, तो इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? 2022 में आपने ऐसी गलती करी थी तो इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो वापस से बढ़ा दो, प्लस कर दो, और इसके डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा आपको। इसका डेप्रीसिएशन काटना पड़ेगा आपको दोनों सालों में से। डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड। ये सब सोच का खेल है, सोच का। जिस दिन सोचना चालू कर दोगे ना उस दिन सब खत्म हो जाएगा आपका खेल। बोलोगे सोचोगे सब समझ में आएगा, नहीं सोचोगे नहीं बोलोगे नहीं कुछ आएगा। यहां से देख देख के लिखते रहोगे, पहले भी लिख चुके हो बहुत बार, कुछ नहीं होगा। जब तक खुद इंडिविजुअल घर पे बैठ के पढ़ के चीजों को सोचोगे नहीं ना, सोच में नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। परचेज ऑफ कार, ध्यान से सुनना, परचेज ऑफ कार, ध्यान से सुनना। आपने खुद सोच लो, खुद अपने दिमाग से जरा सा 2% दिमाग चला लो जो भगवान ने दिया, उसका 2% बता रहा हूं। कार खरीदी, उस कार को असेट में दिखाते हैं कि खर्चा मान के पीएनएल में डालते हैं? असेट में नहीं दिखाई, खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया, तो उससे आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो। और सोचो इस एक गलती से एक और गड़बड़ हो जाएगी। कार को असेट में नहीं दिखाया, अगर कार को असेट में दिखाते तो उसके ऊपर क्या लगता, लेकिन आपने कार को असेट में, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगाओ। कार को अगर आप असेट में दिखाते तो उसके ऊपर डेप काट के पीएनएल में जाता, तो उससे आपका प्रॉफिट, आपने तो नहीं दिखाया डेप को खर्चे में, तो उससे प्रॉफिट कम करो। डेप नहीं लगाया तो लगाओ, उससे आपका प्रॉफिट, आपने तो पूरी पूरी कार को खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया। सीधा नहीं लिखा होता कि कार को पीएनएल में डाल दिया, ऐसे लिखा होता है परचेज ऑफ कार रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, या फिर ऐसे लिखा होता है परचेज ऑफ कार रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कार की जगह खर्चे को डेबिट कर दिया,
कार को गलती से रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर दिया, कार को खर्चा मान लिया, कार को खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया, रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर दिया, मतलब कार को असेट में नहीं दिखा के पीएनएल में डाल दिया, तो उससे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में ऐड कर दो और उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अब डेप्रिसिएशन 2022 में भी कटेगा और 2023 में भी कटेगा। अगर आप 22 में कार को असेट में दिखाते तो 22 में डेप लगता, फिर उसको काट के आगे ले जाते, फिर 23 में भी तो लगता, तो आपने तो कार को असेट में दिखाया नहीं 22 में, तो 22 में भी नहीं लगा होगा, और तो 22-23 दोनों में से काटना पड़ेगा। और इसका उल्टा भी होता है, सोचो इसका उल्टा भी होता है। एक पॉइंट ध्यान है, ध्यान है, रिपेयर ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन wrongly debited to machine account, wrongly debited to machine account, repair of machine wrongly debited to machine account, repair of machine, ये हमारा खर्चा होता है, पता है, गलती से इसको मशीन में जोड़ दिया, wrongly debited to machine, मशीन में जोड़ दिया असेट में। अरे मशीन खराब हो गई, सोच लो खुद, कॉमन सेंस, मशीन खराब हो गई आपकी फैक्ट्री में, रिपेयर करवाई उसकी, तो वो जो रिपेयर का खर्चा है उसको खर्चा मान के पीएनएल में डालोगे या असेट में मशीन में जोड़ के दिखाओगे? रूटीन, मशीन खराब हो गई तो सही करवाओगे ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो खर्चा होता है पीएनएल में जाता है। मशीनें खराब होती रहती हैं, रिपेयर होती रहती हैं, तो खर्चा पीएनएल में जाते हैं। इसने गलती से डेबिटेड टू मशीन, मशीन को डेबिट कर दिया रिपेयर की जगह, रिपेयर को रिपेयर के नाम से ना दिखा के मशीन में डेबिट करके असेट में दिखा दिया। रिपेयर को, खर्चे को क्या मान लिया? असेट में जोड़ दिया। खर्चे को खर्चा नहीं माना, खर्चे को खर्चा नहीं माना, खर्चे को पीएनएल में नहीं डाला, तो से आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से माइनस होगा, ये पता है, माइनस, प्रॉफिट में से माइनस होगा, और इसका जो डेप होगा ना वो प्लस होगा। डेप्रिसिएशन रॉन्गली प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन रॉन्गली प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन रॉन्गली प्रोवाइडेड, एक पॉइंट आ गया है। रिपेयर ऑफ मशीन, सिंपल मशीन की रिपेयर करवाई, कोई भी खर्चा, नॉर्मल खर्चा पीएनएल में जाता है, और आप उसको अगर किसी एसेट में दिखा दो जोड़ के, पीएनएल में न डालो, खर्चे को पीएनएल में नहीं दिखाओगे तो उसे प्रॉफिट माइनस कर दो। और सोचो उसको असेट में जोड़ के दिखा दिया मशीन में, और मशीन पे क्या लगता है? डेप, तो मशीन में जब जोड़ा होगा तो मशीन की बैलेंस शीट में वैल्यू, और उस बढ़ी हुई वैल्यू पे डेप लग गया होगा, तो जो अमाउंट आपने मशीन में जोड़ा है ना ये रिपेयर का, उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? डेप, और डेप कहां डाल दिया होगा? पीएनएल में, तो उसे प्रॉफिट ऐड करो वापस से, जबरदस्ती का डेप। बोले यार रिपेयर तो हमारा खर्चा है, पीएनएल में जाना चाहिए, इसको मशीन में जोड़ के और डेप लगा दिया, तो ये जो आपने मशीन में जोड़ा है इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? डेप, तो उसको पीएनएल में डाला होगा तो प्रॉफिट ऐड कर दो वापस से। ये पॉइंट्स हैं बेसिकली जो आपके एग्जाम में आते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन से प्रॉफिट क्या हो जाता है? ओवर, कम कर दो, अगले साल में प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करोगे तो उससे प्रॉफिट ऐड कर दो, अगले साल में से माइनस। और एक असेट खरीदी, उसको खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया तो उससे प्रॉफिट ऐड कर दो, उसके डेप को माइनस कर दो। और किसी खर्चे को असेट में जोड़ दिया, खर्चे को खर्चा नहीं माना, उसको असेट में जोड़ दिया, खर्चे को खर्चा नहीं माना, पीएनएल में नहीं डाला, तो उसे प्रॉफिट माइनस कर दो। और उसको असेट में जोड़ा, उसके ऊपर डेप लगा दिया, पीएनएल में डाल दिया, तो उसे प्रॉफिट ऐड बैक कर दो। अब जो प्रॉफिट्स आएंगे ना आपके, इनको क्या बोलते हैं? ध्यान है, बता सकते हैं कोई? एडजस्टेड प्रॉफिट, मैंने एडजस्टमेंट किया, एडजस्टेड प्रॉफिट, किस चीज का एडजस्टमेंट किया आपने पता है? इनको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, मैंने एडजस्टमेंट किया है। अरे क्या एडजस्टमेंट किया है? अरे वो एबनॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल लॉस का और गलतियों का। अब इनका एवरेज निकाल सकते हो आप? बोलो, अब इन तीनों का एवरेज निकाल सकते हो, और जब आप एवरेज निकालोगे तो सिंपल एवरेज भी हो सकते हैं और वेटेड एवरेज भी हो सकता है। सिंपल है तो सिंपल अपॉन 3, और वेटेड है तो मैं तीनों को वेट दे दूंगा 1 2 3, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्रोडक्ट आएगा, फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। और वेट हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग ईयर से दिए जाते हैं, 2022, 23, 24, तो 2022 1 2 3, मतलब करंट ईयर को लेटेस्ट वेट देते हैं, पुराने सालों से चालू करते हैं वेट देना। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो सबसे स्टार्टिंग वाले से 1 2 3 4। अब बता सकता है कोई, ये आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज
प्रॉफिट। और किसी को ध्यान है इस एवरेज में से भी मैं क्या क्या कटवाता था? ओनर का रेम्यूनरेशन कटवाता था एक में, और एक मैंने कटवाया था इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो नॉन ट्रेड ही माने जाते हैं। इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से आपको इनकम होती है, तो उससे आपकी गुडविल थोड़ी ना बनेगी। मुझे बताओ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसकी जो गुडविल है, वो मेरे कॉन्सेप्ट में जो कमाई हो रही है उससे मेरी गुडविल बनेगी, या मेरी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम से मेरी गुडविल बनेगी? आज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, अच्छा बच्चे आएंगे, फीस कमाऊंगा, प्रॉफिट होगा, उसी से मेरी गुडविल बनेगी ना। इन्वेस्टमेंट की इनकम तो किसी को भी मिल सकती है, तो उससे बिजनेस की गुडविल जनरेट थोड़ी ना होती है। कोई बच्चा आएगा क्या पढ़ने के लिए, बोले सर का तो रेंट बहुत आता है, इंटरेस्ट बहुत आता है, डिविडेंड बहुत आता है, उससे किसी का कोई लेना देना। बच्चों को पढ़ा के सर बहुत कमा रहे हैं, तो बहुत कमा रहे हैं पढ़ा के, मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी बच्चे आ रहे हैं, तो उससे गुडविल जनरेट होती है। अब मैं बोलता हूँ इस साल मैंने 1 करोड़ कमाया, तो उस 1 करोड़ में मेरी 50 लाख की तो इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है, तो मेरे बिजनेस की इनकम कितनी है? 50 लाख, उससे मेरी गुडविल जनरेट होगी। तो अगर आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से आपको इनकम होती है, उसको आप पीएनएल में डाल के प्रॉफिट को बढ़ा लेते हो, तो प्रॉफिट में से उसको हटाओ। अब इन्वेस्टमेंट की इनकम कौन से साल में, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो सब सालों में मान ली जाती है। और अभी अगर मैं बोलूं कि इन्वेस्टमेंट की इनकम 2 साल ही थी खाली, या एक ही साल थी, तो उस पर्टिकुलर ईयर में से कट जाएगा। और कुछ लिखा नहीं होता तो मैं सब सालों में से काट देता हूं एवरेज में से, ये मान के कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से है मेरे पास। और अगर मैं आपको बोल दूं कि इन्वेस्टमेंट की इनकम 2 ही साल थी, तो फिर आप एवरेज में से नहीं काट सकते, फिर आपको इन दोनों सालों में से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एवरेज निकालने से पहले। एवरेज में से काटने का मतलब होता है आपने सब सालों में से काट दिया। अब जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलोगे आप, बता सकते हो? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और इसमें से भी मैंने आपको एक दो चीज और बताई थी, ध्यान हो तो किसी को, माइनस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। एक ही पॉइंट था बस ये, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम में एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराऊंगा तो एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में खर्चा आएगा, और खर्चा होगा तो उससे आपका प्रॉफिट कम होगा। मैंने अपने पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लिया कि भाई पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, मैंने निकाल लिया, ये हो रहा है 3 साल से, तो क्या ये फ्यूचर में मेंटेन हो पाएगा? मैंने कहा नहीं यार, एक खर्चा आएगा फ्यूचर में, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम होगा। मैंने अभी तक अपनी किसी भी चीज का कोई इंश्योरेंस कई सालों से, अब मैं चाहता हूं कि मैं इंश्योरेंस करवाऊं, तो उससे मेरा प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। अगर मैं अपनी असेट्स का इंश्योरेंस कराऊंगा एज अ सेफ्टी, तो मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, आज तक नहीं था, लेकिन फ्यूचर में खर्चा आएगा तो माइनस हो जाएगा। और प्लस एक्सपेंस नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, कोई एक्सपेंस जो फ्यूचर में नहीं होगा। अभी कई साल से खर्चा चल रहा था, अब वो बंद हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं होगा, तो उससे मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है बढ़ेगा। और एक क्या बताया था, ध्यान है किसी को? इनकम टू बी एक्सपेक्टेड या टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, और या फिर माइनस इनकम नॉट टू बी इनकर्ड, नॉट टू बी इनकर्ड, नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। कोई इनकम है जो कई साल से हो रही है रेगुलर, और मुझे पता है वो बंद हो जाएगी, फ्यूचर में नहीं होगी, तो उससे मेरा प्रॉफिट कम होगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आप प्रॉफिट को कितना मेंटेन कर पाओगे, इसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये देखो आपके आता नहीं है इतना, एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट दे रखा है, एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराऊंगा, अभी तक मैंने नहीं करा रखा, फ्यूचर में इतना प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम। पहले मैं ये निकालूंगा पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, फिर एक खर्चा फ्यूचर में होगा तो उससे मेरा प्रॉफिट, तो वो काट के मैं फ्यूचर में कितना मेंटेन कर पाऊंगा। पहले पिछले 3 साल का एवरेज क्या हो रहा है हर साल, और फ्यूचर में एक और खर्चा आएगा तो काट के मैं कितना मेंटेन कर पाऊंगा, उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन होते हैं। ये देख लेना इधर, सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर अंडर वैल्यूएशन, असेट को खर्चा मान लिया या किसी खर्चे को असेट में दिखा दिया, ये भी क्वेश्चन में भी आएगा।
उसके बाद में मैं एवरेज निकालूंगा, उसमें से ओनर की सैलरी अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो माना जाता है कि वो अभी तक प्रॉफिट में से लेस नहीं हुई है तो हम लेस कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट की इनकम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता तो हम इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मानते हैं। अगर कभी लिखा हो इनकम ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो वो नहीं हटेगी, वो पार्ट ऑफ बिजनेस होती है। आपके लिखा हुआ नहीं आएगा इतना, इनकम ऑन नॉन, आपके लिखा होगा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको नॉन ट्रेड मान के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बता नहीं रखा है इन्वेस्टमेंट कब खरीदे तो एवरेज में से माइनस, बता रखा है 2 साल पहले ही लिए थे तो 2 साल में से ही कटेगा, फिर वो खाली एक ही साल पहले इन्वेस्टमेंट लिए थे तो एक ही साल की इनकम में से कटेगा, एवरेज में से तब कटेगा जब तीनों साल आया हो आपके पास। उसके बाद ध्यान है, किसी को सुपर प्रॉफिट क्या होता है कोई बता सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और कोई बता सकता है एवरेज मैंने आपको भी ऊपर बताया पूरा की पूरा, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कोई बता सकते हैं? बहुत ध्यान से सुन लेना, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैपिटल, सुन लेना बहुत ध्यान से, स्कूल में जो है तो बता रहा हूं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड में भी 2 नाटक हो गए थे स्कूल में, आप लोगों के ध्यान है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दे दिया था शायद आपको, है ना? तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 बातें होती हैं, एक होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक होता है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों आपको दे रखे होंगे ओपनिंग क्लोजिंग, और कभी ओपनिंग ना दे रखा हो खाली क्लोजिंग दे रखा हो और बोले एवरेज निकालो, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट प्लस हाफ ऑफ ड्रॉइंग्स। मुझे नहीं लगता इतना बताया होगा आपको, इतना देख लो, ये भी नहीं आता है, बाई चांस है कि इस बार आ गया था आप लोगों को दे दिया स्कूल में, बाकी इतना भी नहीं आता, हमारे यही आएगा खाली। सुनना ध्यान से। हाँ सर, वापस बोलो। अरे सर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो एफडी वेफडी में तो 10% मिलेगा, और बिजनेस करोगे तो 2% का रिस्क है, और बिजनेस में तो रिस्क होता ही है ना। पक्का चाहिए तो बैंक में जमा करा दो, 10% ले लो, बिजनेस करोगे तो 12 मिलेगा, उस बिजनेस में 12 मतलब 2% का रिस्क है, जरूर गारंटी नहीं है। उस इंडस्ट्री में एनआरआर कितनी चल रही है? 12। तो आप बिजनेस करके 12 कमाना चाहोगे या बैंक में जमा करा के 10 कमाना चाहोगे? तो 2% का रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है। तो रिस्क रिटर्न का मतलब यही होता है कि भाई बैंक एफडी का 10, रिस्क 2, तो एनआरआर 12 तक मिल सकता है आपको। गारंटी किसी बात की नहीं होती बिजनेस में कि पक्का 12 मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एनआरआर नहीं दे रखी होगी आपको, रेट ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी 10%, और फिर रेट ऑफ रिस्क दे रखी होगी, तो दोनों मिलके होगी। सुनना ध्यान से सुनना आगे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है पता है किसी को? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, पहले भी लिखवा चुका हूं ये सब चीजें मैं आपको। टोटल असेट, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। और टोटल असेट में ध्यान है क्या बोलता था मैं, कौन कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होते हैं, ध्यान है? एक्सक्लूडिंग, टोटल असेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ध्यान है किसी को? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल अगर पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का डेबिट बैलेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये 5 आइटम जिनमें से 3 तो आपको ठोक ठोक के पता है, पी एंड एल का डेबिट, एडवर्टाइजमेंट और गुडविल, ये तो हर लेसन में राइट ऑफ होते हैं, कैपिटल कम होती है इनसे, ये एक्चुअल में एसेट होते ही नहीं है। डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, ये सब हमारे लॉसेज हैं। और एनटीआई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस में नहीं लगा हुआ है।
और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, बिजनेस को ओनर से पैसे लेने, इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यार शीर्ष आप कृपा करो इधर आके पूछ लेना, ऐसे अजीब अजीब से प्रश्न पूछते हो आप यार। मैं बात कर रहा हूँ टोटल एसेट की, आप बात कर रहे हो लाइबिलिटीज की। क्या कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस असेट में नहीं आता है, वो लाइबिलिटी में आते हैं। मैं बोल रहा हूँ टोटल एसेट, आप लाइबिलिटी की चीजें उठा के पूछ रहे हो कि वो आएंगी क्या टोटल एसेट में, कैसे होगा ऐसा बताओ। टोटल एसेट का मतलब असेट की बातें कर लो, खाली लाइबिलिटी की बात में करेंगे। टोटल असेट का मतलब सारी असेट, और सारी जितनी भी असेट होती है बैलेंस शीट में, जितनी भी असेट होती है उनमें से 5 आइटम है जो इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी सारी असेट आती हैं। और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, जितनी भी आपकी आउटसाइडर्स को जितना भी पैसा देना है आपको, वो सब सबट्रैक्ट कर दो आप। एक भाई भी बताता हूँ, लिख लो। उसके बाद आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। ये लाइबिलिटी अप्रोच होती है जिसमें मैं लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल रहा हूं। पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, सारे रिजर्व इन सरप्लस, और सारे रिजर्व इन सरप्लस, ये तीन चीजें, कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व इन सरप्लस, और माइनस वो सारे आइटम जो मैंने लिखवाए थे, ये सब प्लस और ये माइनस। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल अगर पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है, और पार्टनर्स की कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इतना आएगा ही नहीं आपके, बहुत, इसका 10% भी नहीं आता, मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ सेफ्टी के लिए सारी, बाय चांस कोई आ जाए तो। ये पिछले बार दे दिया था एमपीएस एमजीपीएस में, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है साल के स्टार्टिंग में, मतलब पिछले साल का कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्लोजिंग मतलब इस साल के एंड में, मतलब इस साल के एंड में और लास्ट ईयर के एंड का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2, तो एवरेज कैपिटल आपकी पूरे साल कितनी लगी हुई थी बिजनेस में। कुछ मत करना, देखो वो आता भी नहीं एग्जाम में, बस ये है मेन, तो आप देख लो ये इतना, ये सारा देख लो, ये मेन है, बस ये इतना। अब इसको देखो, मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ये बड़ा तकलीफ होती है इसको याद करने में, क्योंकि खोल के कोई पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। 4 बार 6 बार देखोगे लिखोगे ना, तब जाके चीज़ें याद होती हैं। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एसी है, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर हैं, आपका कैश का बैलेंस है, आपके डेटर्स हैं, आपके बीआर हैं। ये सब क्या हैं, आपकी असेट। और असेट में पता है ये चीज़ें भी आती हैं, गुडविल भी आती है असेट में, पीएनडल भी आता है, डेबिट बैलेंस होता है तो असेट में दिखा देते हैं। और गुडविल, पीएनडल और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अगर आपने पूरा राइट ऑफ नहीं करा तो वो भी असेट में चला जाता है। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी असेट में आता है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब असेट में आते हैं। ये पूरी बैलेंस शीट में दे दूं आपको बना के। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, पता है, ट्रेड, ट्रेड का मतलब बिजनेस के किसी पर्पस से लिंक कोई इन्वेस्टमेंट। ये सारी आपकी असेट है, पता है ये सारी असेट कितने की हैं, 10,000। और ये नीचे गुडविल से लेके यहाँ तक की असेट आपकी कितनी है, 5,000। तो टोटल असेट कितनी हो गई आपकी, 15,000। और लाइबिलिटीज में पार्टनर्स की कैपिटल आती है, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आते हैं, और सारे रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं, और आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। अब कैपिटल कितनी है आपकी, 5,000, करंट अकाउंट के बैलेंसेस 3,000, रिजर्व एंड सरप्लस 2,000, और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है आपकी, इसको मैं कुछ 4 कर देता हूँ, रिजर्व 4,000, 5 और 4 9 10 11 12, आउटसाइड लाइबिलिटी 3,000। अब मैं आपसे बोलूँ बताओ भाई आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो आप पता है क्या बोलोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो दो तरीके से निकाल सकते हो आप, टोटल असेट, ये सब टोटल असेट में इन सबको इंक्लूड नहीं करना है। 15,000 में से 5 हटा दो, या फिर ऊपर वाली जोड़ लो खाली, टोटल असेट में ये 5 आइटम नहीं आएंगे।
अगर आप टोटल 15 लिख रहे हो तो 5 हटा देना, या फिर सीधे ऊपर वाले जोड़ लो 10 इन सबको छोड़ के, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल असेट कितनी है 10, बाहर वालों को कितने देने 3, आपका कितना पैसा लगा हुआ है 7000। और या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैपिटल, करंट एंड रिजर्व इन सरप्लस, इन तीनों को जोड़ लो, कितना हुआ बता सकते हो, 5 और 4 9 और 3 12, और उस 12 में से ये हटा दो आप 5000, तो भी आ सकते हैं। दो तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। असेट अप्रोच में टोटल असेट एक्सक्लूडिंग ये 5 आइटम माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और लायबिलिटी अप्रोच में लायबिलिटी में से देख लो पार्टनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, कैपिटल पार्टनर्स की, करंट अकाउंट पार्टनर्स के, रिजर्व पार्टनर्स के, माइनस ये 5 आइटम, तो दोनों से आपका 7000 ही आएगा। 10 में से 3 काटोगे तो भी 7, या फिर 5 और 4 9 और 3 12 में से 5 काटोगे तो भी 7000 आएगा। आपका बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने बिजनेस में, बिजनेस को करने के लिए कितना पैसा लगा रखा है। और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लिखा नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो आप उसको क्या मानोगे। अगर कभी सिंपल इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अज्यूम ट्रेड। और अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में जुड़ेंगे, वो आएंगे। नॉन ट्रेड हैं तो नहीं आएंगे। और नॉन ट्रेड है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को ले रहे हो असेट में तो उसकी इनकम भी आएगी प्रॉफिट में, और नॉन ट्रेड है तो वो नहीं आएंगे तो उसकी इनकम भी नहीं आएगी, प्रॉफिट में से हटानी पड़ेगी। ये मैं पहले भी बहुत लिखवा चुका हूं, समझा, जब तक इनको पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, रिटेन नहीं होगा कुल मिला के, ये तय है। अपने हाथ से एक पेज पे जो मैं लिखवा रहा हूं इसको लिखो, दीवार पे चिपका दो, रात को सोने से पहले 3 मिनट 3 दिन देख लो, नहीं भूलोगे 3 जन्म तक। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, एसी, कंप्यूटर, कैश, बीआर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑल असेट एक्सक्लूडिंग ये 5 आइट। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में पांचों हो, अगर हो तो इनको नहीं लेना है असेट में। और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर कैपिटल, करंट, रिजर्व इन सरप्लस, माइनस ये पांचों आइटम अगर हो तो। कैपिटल क्रेडिट, करंट अकाउंट क्रेडिट, रिजर्व इन सरप्लस प्रॉफिट होते ही हैं, इन सबको जोड़ के माइनस ये पांचों आइटम्स जो आपने असेट में दिखा रखे हैं, सबट्रैक्ट करके नेट आपका बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया, लिख लिया। अब कोई मुझे बता सकता है कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने क्या बताया था। एक सेकेंड, कुछ मत करना, देखो चीजें हम सारी लिख चुके हैं करीब करीब ना। अब देखो गुडविल को कितने तरीके से निकाल सकते हो आप, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, ध्यान है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड। इसमें देखो दो तरीके से गुडविल निकलती है, ए और बी। एक हम क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल निकालो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेज, ध्यान है, लिखा होता है ऐसा, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कभी कभी क्या लिखा होता है, ध्यान है, कभी कभी क्या लिखा होता है, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज ऊपर लिखवाए, सुपर क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। और एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसमें भी दो होते हैं, ध्यान है, ए और बी। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ध्यान है किसी को, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इधर आपका गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। और यहां पे गुडविल कैसे निकलती है, ध्यान है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, ध्यान से सुनना। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं आपको, ये बहुत समझा चुका हूं मैं पहले भी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मतलब आप जो सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उतना कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जितना आपका सुपर प्रॉफिट है उसके लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मतलब आप एवरेज जो कमा रहे हो उसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती है, आपने कितनी लगा रखी है। आपका जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपका कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस में, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस आपने कितनी लगा रखी है शॉर्ट कैपिटल, वो आपकी गुडविल हो जाएगी। अब पता है, ध्यान से सुनना, इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, बच्चों जैसा क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही खत्म। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। पीछे का एसी चल रहा है क्या? चला दो साइड से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे सुनोगे तो मुझे लगता है। शीट भेजिए ग्रुप में, शायद भेजिए क्या? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। हाँ जी, भेज दी मैंने ग्रुप में, देख लेना। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सिंगल ही मिनट में। 2013-14, 2014-15 और 2015-16, 2015-16 और 2016-17। देखो, प्रॉफिट कितना बता रखा है पहले साल का, कोई बता सकते हैं? अगले साल का 3 लाख का लॉस, अगले साल का 4.5 लाख का प्रॉफिट, अगले साल 3.5 लाख का प्रॉफिट, और एक साल का बता रखा है 17-18 का, कितना? 2,60,000 का प्रॉफिट। सबसे पहले आप देख लो, अपनी आंखों से खुद देख लो, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है क्या किसी साल में? 15-16 में एबनॉर्मल गेन है कितने का, तो उसको माइनस कर दो। एबनॉर्मल प्रॉफिट हटा दो, इससे गुडविल नहीं बनती। और देखो 2016-17 में एबनॉर्मल लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दो, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। ये तो इससे आसान क्या मिलेगा दुनिया में। ये 2 लाख, ये माइनस का 3 लाख, ये प्लस का 4 लाख, और ये कितना आएगा? 260। 260 3.5 में से माइनस करोगे 90। लॉस तो प्लस होगा ना, किसने माइनस किया? अब नॉर्मल लॉस है तो प्लस होगा, तो ये 4.5 लाख हो जाएगा। और ये सेम टू सेम। कोई बता सकते हैं इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा? बोलो। अरे यार, अरे भाई, अरे पता लग गया, अरे पता लग गया। 3.5 और 90 कितना होता है? 440। चारों को प्लस कर लो, पांचों को, और अपॉन 5। पांचों का टोटल कितना आएगा? 4 7 और 4 11, 12 13, 10 लाख है ना? आ रहा है 10 लाख। और इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? एवरेज आ जाएगा 2 लाख। और कुछ है ही नहीं, गुडविल कैसे निकालनी है बता? 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कर दो एवरेज प्रॉफिट इंटू 4, तो निकल जाएगी आपकी गुडविल। इससे आसान आपको इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। हटा रहा हूं मैं, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ये अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है, काफी आता है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। 4 साल के प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, 4 साल के प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं। पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, अगले साल का लॉस 150, और अगले साल का प्रॉफिट 150, और अगले साल का प्रॉफिट 2 लाख। और सबसे पहले आप देखो, इन चारों सालों में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है क्या, या कोई एबनॉर्मल लॉस है क्या? देख लो, खुद देख लो। सबसे पहले साल में लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये तो एबनॉर्मल लॉस है। 50,000 प्लस कर दो,
एब नॉर्मल लॉस 50,000 का। और सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये भी अब नॉर्मल लॉस है 80,000 का सेकेंड ईयर में। तो प्लस कर दूं क्या, बोलो सेकेंड ईयर में 80,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब होता है मेरे कुछ एम्प्लॉयज अपनी इच्छा से रिटायर हो रहे हैं, वो मैं तो उनको हटा नहीं सकता, तो मैं बोलता हूँ यार अपनी इच्छा से रिटायर हो जाओ, मैं तुम्हें क्लेम दूंगा। और ये रेगुलर नेचर का खर्चा नहीं होता है। मेरे वो ओवर एम्प्लॉयज हो रहे हैं, मेरे को उनको हटाना है, सैलरी बहुत देनी पड़ रही है, जबरदस्ती इतना काम ही नहीं है, तो मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम अपनी इच्छा से छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, तो ये पैसा जो मैं दूंगा वो मेरे लिए लॉस है, रेगुलर नेचर का खर्चा नहीं है। तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड बैक कर दो। उसके बाद नीचे देखो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 मतलब इस साल एक्सीडेंट हो गया और एक मशीन खत्म, और मशीन को P&L में डाल दिया पूरा की पूरा लॉस मान के, तो ये नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल, तो इसको प्लस कर दो इधर। अब नॉर्मल लॉस के सामने कितना, 60,000। मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मेरी कोई मशीन खत्म हो गई एक्सीडेंट में और मैंने उसको लॉस मान के P&L में डाल दिया, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ऐड बैक कर दो। और देखो नीचे पहला सेकंड पॉइंट, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 का मतलब कौन से साल में आएगी ये डेट, 17-18 के बीच में आएगी, यहाँ पे 1 जुलाई 2017। अब नॉर्मल, अच्छा ये भी लॉस ही है ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये भी एबनॉर्मल लॉस ही था, कितने का, 60,000 का। तो यहाँ कौन से साल में है, 17 में है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 60,000। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा 60,000। और एक मिस्टेक हुई आपसे, देखो 17-18 मतलब सेकंड लास्ट ईयर में 1 जुलाई को, 1 जुलाई का मतलब 3 महीने निकलने के बाद, 9 महीने बचने से पहले एक गलती हुई आपसे, आपने 2 कंप्यूटर्स खरीदे 40-40 हजार के, तो आप बताओ वो असेट है कि खर्चा है। आपने उसको दोनों कंप्यूटर्स को क्या करा, 1 जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज एंड ट्रांसफर टू चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना, 2 कंप्यूटर्स खरीदे एंड चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, उसको गलती से रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया, रेवेन्यू उसके अगेंस्ट चार्ज कर दिया, शीट में लिख लेना। 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, या फिर चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, या ट्रांसफर टू P&L, या डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, 3 लाइनें लिखी हुई आ सकती है। कंप्यूटर हमारी एसेट होती है, डेबिट होना चाहिए कंप्यूटर, या फिर डेबिटेड टू एक्सपेंस, खर्चे को डेबिट कर दिया, या फिर चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू के अगेंस्ट मतलब P&L में डाल दिया, या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर टू P&L, खर्चा मान लिया इसको मैंने P&L में डाल दिया, तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, प्लस कर दो। मैं देखो यहां पे लिख देता हूं, परचेज ऑफ कंप्यूटर, purchase of computer wrongly charge to revenue। पूरा साल निकल जाते हैं, इस लाइन का मतलब बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब, चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज, रेवेन्यूज का मतलब इनकम, इनकम जाती है P&L में, उसके अगेंस्ट चार्ज मतलब इनकम के सामने खर्चे में दिखा दिया। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यूज के अगेंस्ट यानी P&L में डाल दिया, रेवेन्यू कहाँ जाती है P&L में, उसके अगेंस्ट मतलब उसके सामने खर्चे में डाल दिया। अरे कंप्यूटर असेट होती है, असेट में जाती है, खर्चा मान के रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर दिया, P&L में डाल दिया, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्लस कर दो और माइनस कर दो इसका डेप्रिसिएशन, नॉट प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। आपने इसको असेट में दिखाया नहीं कंप्यूटर को, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा तो लगाओ, प्रॉफिट को कम करो। तो देख लो आप 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने का डेप लगाना पड़ेगा इस साल, 10% के हिसाब से 6,000, और
अगले साल भी लगेगा, अगले साल तो पूरे साल का लगेगा 8,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो अगले साल में से 8 लेस होगा, अगले साल में से 8,000 लेस करना पड़ेगा। ये हो गया 150। सेकेंड ईयर का बता सकते हैं कोई? -10। और थर्ड ईयर का बता सकते हैं कोई? 2,20,000। और आखिरी साल का बता सकते हैं कोई? 192। ये बच्चों जैसे पॉइंट है, जिस दिन खुद सोचोगे ना इनके बारे में तभी रिटेन होंगे इस शरीर के अंदर, नहीं तो देखते रहो और भूलते रहो। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप। कैसे निकालोगे बता सकते हो? इन पांचों का चारों का टोटल कितना आ रहा है? 556/4 कितना होते हैं? 1,39,000। और कितना ईयर्स परचेज है गुडविल? हाँ, कोई बता दो। गुडविल कितना ईयर्स परचेज है, दिख रहा है किसी को? लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो बस इसका 100% निकालोगे तो कितना आएगा? यही आएगा। 139 का 100% कितना होता है? 139। गुडविल इज वैल्यूड 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो मैंने पिछले 4 साल का एवरेज निकाल लिया, उसका 100% निकालोगे तो यही आएगा ना, 1,39,000। आगे कुछ मत करना, होशियारी। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनना, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होता दिमाग लगाने का। ये 3-4 क्वेश्चन है और 3-4 सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, 2-3 कैपिटलाइजेशन। कभी किताब उठाओ तो। क्वेश्चन नंबर 4। 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18 और 19 प्रॉफिट लॉस दे रखे होंगे आपको। देखो कितने साल के प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 2015 का प्रॉफिट है 80,000, फिर 1,05,000, फिर उसके बाद 20,000 का लॉस है, फिर उसके बाद एक 80 का प्रॉफिट है, फिर उसके बाद 2 लाख का प्रॉफिट है। सबसे पहले देखो इन चारों सालों में से कोई एबनॉर्मल लॉस है क्या किसी साल में, या फिर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है क्या? 2016 में बता रखे हैं एबनॉर्मल लॉस, तो प्लस कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। और 2017 में बता रखा है एबनॉर्मल गेन, तो माइनस कर देता हूं 40,000। माइनस वाले को ब्रैकेट में दिखा दो, कुछ भी नहीं है दिमाग लगाने का। एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से सुनना, देखो आ रहा है क्या आगे? कुछ नहीं है।
हाँ भाई, हुआ क्या किसी का आगे? क्या मेरा इंतजार कर रहे हो? अगला पॉइंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 31 मार्च 2015, तो यहां से माइनस कर दो और अगले साल में प्लस कर दो। क्या लिखोगे इधर? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2015, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2015। 2015 में आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा, तो उसे माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2015, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2015, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2015, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन 2015। और उसके बाद रिपेयर करवाई मशीन की, गलती से मशीन में जोड़ दी 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 डेट कौन से साल में आएगी बता सकते हो? 17-18 वाले साल में आएगी। ये आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो चालू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे 1 जुलाई को आपने मशीन की रिपेयर करवाई। खुद सोच लो, खुद अगर आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग मशीन खराब होने पे रिपेयर करवाओ, तो उसको खर्चा मान के पीएनएल में डालोगे या मशीन में जोड़ के दिखाओगे? खर्चा मान के पीएनएल में जाता है रिपेयर, उसको मशीन में जोड़ दिया गलती से, खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर, रिपेयर करवाई, तो वो पीएनएल में जानी चाहिए कि असेट में जुड़नी चाहिए? पीएनएल में जानी चाहिए, नहीं दिखाई पीएनएल में, तो उससे आपका प्रॉफिट, तो माइनस कर दो इसको 60,000 को इस साल में, और लिखोगे क्या? रिपेयर ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन wrongly, repair of machine wrongly debited to machine, wrongly debited to machine। ये जो रिपेयर होती है ना, रिपेयर, ये रिपेयर होती है ना, ये हमारा खर्चा होती है, उसको मशीन में जोड़ दिया मतलब असेट में दिखा दिया। खर्चे को खर्चा नहीं मान के असेट में जोड़ के दिखा दिया। अरे खर्चे को खर्चा नहीं मानोगे, पीएनएल में नहीं डालोगे, तो प्रॉफिट माइनस कर दो और उसके डेप्रीसिएशन को प्लस कर देना। अब आप 20% लगाने, तो कितने होते हैं 9 महीने का 20% से 9,000 इधर प्लस होगा, और फिर 60 में से 9 काटोगे, तो 60 में से 9 काटोगे, 51 का रिटन डाउन वैल्यू है, तो 60 में से 9 काट के 51 का 20%, 10,200 अगले साल में प्लस होगा। डेप्रीसिएशन रॉन्गली प्रोवाइडेड, wrongly, depreciation wrongly provided। जबरदस्ती मशीन में जोड़ दिया आपने, और मशीन में जोड़ोगे तो उसके ऊपर डेप भी लग जाएगा, जबरदस्ती का डेप लगा के पीएनएल में डालोगे तो प्रॉफिट ऐड कर दो डेप्रीसिएशन को। मुझे लगता है शायद क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। जो भी है अभी तक तो खत्म है ना, पॉइंट सारे हो चुके हैं। पहले साल का प्रॉफिट कितना रहे बताओ? 40। सेकेंड ईयर का बोलो कितने हैं? हाँ 86 में। थर्ड ईयर का बोलो 60,000 का लॉस। चौथे साल में और अगले साल में 2,10,200। कराए स्कूल में? ये देखो क्वेश्चन ही गलत है। 12th की बुक्स में लिखा है वेट दो, 1 2 3 4 5, ये गलत है बिल्कुल। वेट कब देते हैं? जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हो। यहाँ तो बीच में लॉस हो गया हमको 1 साल, तो वेट आप लगा ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैं लगा रहा हूँ, वरना मैं लगाता ही नहीं। अब प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा? ये आपके प्रॉफिट हैं, क्वेश्चन में लिखा है वेट दे दो, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 40। और ये कितना होता है? 1,86,500 इंटू 2, हाँ 3,7,3,000। और 60,000 इंटू 3 1,80। और ये 129 इंटू 4 कितना? 5,16,000। और 2,10,200 इंटू 5 10,51,000 आ रहे किसी का बोलो? आ रहे? अब ये प्रोडक्ट का टोटल कर लो, वेट का टोटल 5 और 15। बता सकते हैं कोई चारों का टोटल कितना आएगा प्रोडक्ट का? कोई समझदार बोलो, बोलो भाई कोई समझदार।
आ रहे क्या 18 लाख? कोई बोलो, आ रहे क्या 18 लाख? लॉस माइनस कर दिया 180 का, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होते हैं? 18 लाख डिवाइडेड बाय वेट, तो कितना आएगा? 120। और गुडविल कितना ईयर्स परचेज है? 120 इंटू 3, 3,60,000। गुडविल, गुडविल 120 इंटू 3 आ रही है 3,60,000। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में खोपड़ी चलाने का, सब आसान। एक एक क्लोजिंग स्टॉक का आ गया, और एक वो रिपेयर को गलती से असेट में मशीन में जोड़ दिया, पी&एल में नहीं डाला तो मैंने प्रॉफिट में से काटा, उसके डेप को प्लस किया। अब ध्यान से सुनना, कुछ मत करना प्लीज, एक बार चुप कर लो। अब आप लिखो एक क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड प्लीज, कुछ मत करना, कुछ मत करना प्लीज, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना आप एक बार प्लीज, एक बार। यार कौन बोल रहा है पैसे दे दे, पैसे दे दे? अरे कहाँ से आए हो? ऐसे पैसे मिलते हैं क्या मांगने से? किसको मिलते हैं ऐसे पैसे मांगने से? ख्याति जी बावले हो क्या? आपको बहुत एक्सपीरियंस है, कहाँ से आते हैं ऐसे? ये बड़ा मजा ले लो सब। सुनो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक ही कैपिटल कितनी है, कोई बता सकते हैं? एक ही कैपिटल कितनी है? और बी की बता सकते हैं कोई? बी की कितनी है? 4 लाख। और पता है रिजर्व सारे किसको मिलते हैं? पार्टनर्स को, 150। और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस यानी कोई पुराना प्रॉफिट दे रखा है, और असेट बता रखी है टोटल असेट, टोटल असेट दे रखी है 12 लाख। तो कोई मुझे बता सकते हैं क्या आउटसाइड लायबिलिटी कितनी होंगी आपकी? पता है टोटल असेट में से अगर मैं ये सब हटा दूं तो आउटसाइड लायबिलिटी निकल सकती है 5 और 4 9 10 80 20,000 की आउटसाइड लायबिलिटी। मेरे को जरूरत नहीं है वैसे आउटसाइड लायबिलिटी की। मैं दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं, देखो, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस वो 5 आइटम, तो उन 5 आइटम्स में से कुछ है ही नहीं। पी&एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, एनटीआई और करंट अकाउंट का डेबिट या कैपिटल का डेबिट कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल प्लस सारे रिजर्व एंड सरप्लस, बस जोड़ लिए मैंने। और या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, इन दोनों से भी निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, इससे ही मेरा काम हो जाएगा, इससे ही मेरा काम हो जाएगा। तो यहीं से आ जाएगी कैपिटल मेरी कितनी? 1180। और चाहूँ तो मैं इन दोनों से भी निकाल सकता हूँ 1180। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सारे रिजर्व प्रॉफिट सब, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व माइनस वो 5 आइटम, तो पांचों में से तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है और एक प्रॉफिट, तो इनको जोड़ लो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 5 और 4 9 और एक 1080, 1080 1080, तो 1080 12 कटोगे तो 120 आएगा फिर ना आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल असेट में से अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन काट दूं तो बाकी आउटसाइडर्स का होगा 120। अब इस क्वेश्चन में सबसे मजे की बात, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, सारा झमेला खत्म। 2 लाख का प्रॉफिट होता है मुझे हर साल। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता है कोई? बता सकता है कोई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? 1080। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। बता सकते हैं कोई 1080 का 15% कितना होते हैं? 108 और 54 162। नॉर्मल प्रॉफिट, खेल ही खत्म। एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है, नॉर्मल मैंने निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट निकाल सकता है कोई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एवरेज कितना है? 2 लाख, नॉर्मल कितना है? 162, तो सुपर कितना आएगा बता सकते हो? 38,000। और गुडविल लिखा है कितना? 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट,
तो अगर मैं एस पी इंटू 3 कर दूं तो मेरी गुडविल आ जाएगी। एस पी इंटू 3 इज इक्वल टू गुडविल। खत्म है क्वेश्चन। 38,000 इंटू 3, मतलब बहुत आसान है, कोई पढ़े तो। 1/14 आएगा क्या? अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना नहीं आता तो ये आगे का तो खेल ही खत्म हो जाएगा सारा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस सारे रिजर्व इन प्रॉफिट माइनस वो 5 आइटम। अब आपको वही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और ये कोई नहीं आपको याद कराएगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ये सब जो लिखवाया था आपको नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। अगला लिखो आप, एक आप लिखो 6। देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे, खत्म। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताओ, बता देते हैं। एनआरआर दे रखी है, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। पता है 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 80, 130 और 156। इन तीनों सालों में ना कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना कोई एबनॉर्मल गेन है, ना कोई मिस्टेक है, ना कोई ओनर के रेम्यूनरेशंस हैं। तो इनको प्लस करके अगर आप अपॉन 3 करो तो क्या यहाँ से एवरेज प्रॉफिट आ सकता है क्या आपका? बता सकते हैं कोई कितना आएगा? इन तीनों को जोड़ के अपॉन 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? कितना? 122 एवरेज प्रॉफिट। और इसने पता है मुझे एनआरआर दे रखी है, एनआरआर दे रखी है 12%, और इसने मुझे गुडविल निकाल के दे रखी है। इसने मुझे गुडविल बता रखी है 150, और ये गुडविल पता है कैसे निकाली गई है? 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसपी को इंटू 3 करके आपने गुडविल निकाली है, तो क्या यहाँ से एसपी निकल सकता है क्या? गुडविल कितनी है? 150, जो कि निकाली गई है एसपी को इंटू 3 करके। तो क्या यहाँ से एसपी निकल सकता है क्या? बोलो बोलो, आ सकता है क्या एसपी? अरे एसपी इंटू 3 करा तो गुडविल आई, तो गुडविल को अपॉन 3 कर दो, एसपी आ जाएगा। और क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया, एवरेज दे रखा है, एनआरआर दे रखी है, तो अब इनसे कुछ कर सकते हो आप? बोलो। पता है किसी को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट मुझे पता है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स मान लो, एनआरआर कितनी है? 12 अपॉन 100। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 100 अपॉन 12, 5 कितनी आएगी बताओ? एक्स की वैल्यू बता सकते हैं कोई? गुडविल हमने कैसे निकाली है? एसपी इंटू 3, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा। गुडविल हमने कैसे निकाली है? एसपी इंटू 3। गुडविल कितनी है? 150, जो कि निकाली गई है एसपी इंटू 3 करके। तो अगर मैं 150 को अपॉन 3 करूं तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है किसी को? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। और पता है किसी को सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। यहां पे मुझे सुपर पता है, एवरेज पता है, ये रहा एवरेज, ये रहा सुपर, तो यहां से मेरा नॉर्मल निकलेगा, और नॉर्मल को मैं यहां पुट करूंगा इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स मानूंगा इनटू एनआरआर अपॉन 100। गलत लिख दिया मैंने, सुनना ध्यान से, कुछ मत करना। कोई बता सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं? 72,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 12 अपॉन 100। तो यहां से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कितना? शायद 6 लाख निकल जाएगा। आगे मत कुछ करना, ध्यान से सुनना, कुछ मत करना, ध्यान से सुनना। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, एवरेज निकाल लिया, एनआरआर दे रखी है, गुडविल दे रखी है 150, एसपी इंटू 3 करके निकाली गई है, तो एसपी निकाल लिया मैंने। और एवरेज है, एसपी है, तो नॉर्मल निकल गया। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, तो वहां से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। लिखो 8th क्वेश्चन नंबर 8। जंगल का आदमी है पूरा ही। 8 देखो वो भी वैसा ही है, सुनना। देखो 8th में
टोटल असेट कितनी बता रखी है, कोई बता सकते हैं? इंक्लूडिंग कैश, तो अच्छी बात है, कैश तो आता ही है टोटल असेट में। और जनरल रिजर्व कितना दे रखे हैं? 90,000। और पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दे रखी है? 380। और क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? 30,000, मतलब आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखो टोटल असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका 5 लाख माइनस 30,000, कितना आएगा? और सेकंड तरीके से भी निकाल सकते हो आप, रिजर्व और कैपिटल को जोड़ लो। पार्टनर्स की कैपिटल प्लस पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो कि है ही नहीं, और सारे रिजर्व इन सरप्लस जोड़ लो, और माइनस वो 5 आइटम है ही नहीं कुछ, तो बस इससे भी आपका वही आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 470। कैपिटल एम्प्लॉयड 470। टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या तो इनसे निकाल लो और या फिर इनसे निकाल लो, दोनों से। टोटल असेट माइनस आउटसाइड या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। और मुझे लगता है इसने इस क्वेश्चन में एनआरआर दे रखी है, देखो सेम ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। एनआरआर कितनी दे रखी है इसने? 20%। एनआरआर दे रखी है 20%। अब किसी को पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कोई बता सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका? 470 का 20% कितना होता है? 470 का 20% कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 94। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने की जरूरत है, कॉपी खोल के आंखें चला के, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है शायद, कितनी? 64,000। और ये जो गुडविल है ना 64,000, ये निकाली गई है एसपी इंटू 4 करके ना, तो यहां से शायद आपका एसपी आ जाएगा 16,000, एसपी निकल जाएगा 16। और पता है किसी को एसपी क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एसपी मुझे पता है और नॉर्मल मुझे पता है, तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ। सुपर मुझे पता है, सुपर कितना है? सुपर कितना है? 16। नॉर्मल कितना है? 94। तो यहाँ से एपी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 120। 94 को इधर ले आओ, एक 20 नहीं आएगा भाई, एक 10 आएगा। 94 और 16 कितना होते हैं? एक 10 का प्रॉफिट आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। 9 और 10 देख लो, ऑलमोस्ट मोटा मोटा सब खत्म हो जाएगा आपका करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनना, बच्चों जैसा, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, कोई बता सकते हैं जोड़ के तीनों की कैपिटल का टोटल कितना है? 16 लाख। और कोई बता सकता है करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट कितना है? और अगर डेबिट है तो रिजर्व इन सरप्लस होते तो कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व माइनस वो 5 आइटम, तो उन पांचों में से है क्या कुछ? है, एक आइटम है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना? 90,000। तो ये माइनस कर दो तो कितना आएगा? बोलो, 16 10 में से 90 गया तो कितना बचा? 15 20। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट आता है किसी को निकालना? बता सकता है कोई? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15 20। और एनआरआर कितनी रखी है?
कितना होता है 15-20 का 12%? कोई बता सकते हैं कितना? ये क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखो क्या क्या निकल चुका आपका, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और मुझे लगता है इसने मेरे को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 240। तो इन दोनों से आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? एवरेज माइनस नॉर्मल, बता सकते हैं कोई कितना आएगा? आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, शायद टाइम कमी की वजह से। 57,600। 57,600 सुपर आ गया। एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 करके मैंने नॉर्मल निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट आ गया मेरे पास। तीनों चीजें निकल चुकी हैं, तीनों चीजें निकल चुकी हैं, तीनों चीजें निकल चुकी हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड ध्यान से सुन लेना, आंखें खोल के, आखिरी क्वेश्चन है। एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन, एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सब चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ, हर चीज आपके सामने है। सुपर प्रॉफिट कितना है? 57,600 अपॉन एनआरआर कितनी है आपकी? 12 इंटू 100 निकल जाएगी गुडविल। और इधर आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 240 अपॉन एनआरआर कितनी है? 12 इंटू 100, जो भी आएगा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है? ध्यान है 15-20, दोनों से सेम आएगी गुडविल। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें लिखा है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, तो मैंने कर दिया, ये रहा। और फिर लिखा है अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को बेस लेके सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, मैंने वो भी करवा दिया आपको। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। इस पूरे लेसन में ले दे के हो क्या रहे हैं, पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस है तो उसको एडजस्ट करो। और अगर आपने कोई गलती करी है, गलती भी 3 तरीके की आ रही है खाली, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, तो प्रॉफिट को कम करो, अगले साल में प्लस करो। और किसी खर्चे को असेट में दिखा दिया या किसी असेट को खर्चे में डाल दिया, ये 2 गलतियां आ रही हैं बस। और उसके बाद एवरेज निकाल के ओनर का रेम्यूनरेशन अगर दे रखा हो, इन्वेस्टमेंट की इनकम हो तो वो हटाओ। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान है किसी को? क्या बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड में? बोलो। टोटल असेट माइनस, और टोटल असेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे आप? P&L का डेबिट बैलेंस, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, और गुडविल, और NTI, और पार्टनर्स की कैपिटल या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का हो तो आते ही नहीं है क्वेश्चंस में। और दूसरी अप्रोच क्या बताई? पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और रिजर्व इन सरप्लस। इतने में खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा देते ही नहीं है। और इनको प्लस करके माइनस वो सारे आइटम अगर हो तो P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, गुडविल, NTI, और पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स का करंट अकाउंट का। अब ये क्वेश्चन आया ना हमारा, उसमें क्या था? कैपिटल थी, रिजर्व था, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो दोनों को जोड़ के माइनस करंट अकाउंट का डेबिट हो गया। और ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो आप उसको क्या मान के चलोगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और वो इसमें आएगा, टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो वो जुड़ेगा, फिर वो नहीं लेस होएगा टोटल एसेट में, मतलब वो आना चाहिए टोटल एसेट में। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या बताया आपको? बोलो। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करोगे तो SP अपॉन एनआरआर इंटू 100, और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करोगे तो अपॉन एनआरआर इंटू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
और कभी वो क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे ना, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न दे रखा होते हैं, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न 2% और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो तो कितना मिलेगा, और रेट ऑफ रिस्क का मतलब होता है बिजनेस करो तो आपको 12 मिल सकते हैं, तो ये एनआरआर हो जाती है दोनों मिलके, एनआरआर। आप लगा दो बैंक में, ले लो 10%, और अगर आप बिजनेस करोगे तो 12 मिल सकता है, तो सीधा नहीं बता रखा 12, बोले रिस्क है 2% की, तो बिजनेस में तो रिस्क होती है। फिक्स चाहिए तो ले लो, एफडी करा दो बैंक में 10%, बिजनेस करना है तो 12 मिल सकता है, लेकिन ये रिस्क है 2, बिजनेस में तो पूरी रिस्क है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मली सबको मिलता है 12%। एफडी करा दो 2 पाल लो, बिजनेस करोगे तो 12 मिल सकते हैं। ये है आपका गुडविल। किसी में हिम्मत हो, ताकत हो, इच्छा हो मार्क्स लाने की, तो आप अपना जो भी किताबें आपके पास डीके है, एससी है, टीएस है, उसके एग्जाम्पल अगर आप नहीं करोगे आज, तो समझो आपका आज 1.5 घंटा बर्बाद हुआ है। घर पे जाके कॉपी में लिख लेना, आज मैं 1.5 घंटा बर्बाद करके आया हूं, मैं एक भी क्वेश्चन आज नहीं करूंगा घर पे बैठ के, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा बुद्धू आदमी पैदा हुआ हूं, लिख लेना कॉपी में जाके सबसे पहले। अगर आप घर पे नहीं करोगे तो समझो आपका 2 घंटा गया आज, फुल बर्बाद है, कुछ नहीं होगा इससे। घर पे जाके जब तक किसी भी किताब को उठा के उसके सारे एग्जाम्पल नहीं करोगे ना अपने आप, तब तक ये रिटेन नहीं होगा आपको, समझो, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। चलो भाई, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई रे, कौन ले गया उठा के।